ऑफिस से घर आते ही लोकेश की नज़रें माँ को ढूंढने लगी। इधर उधर देखने के बाद भी माँ नज़र नहीं पड़ी तो उसने अपनी पत्नी श्रेया से प्रश्न किया, माँ कहाँ है? क्या पता, मैं जब आई तब भी माँ घर में नहीं थी। 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि वे आ जाएं तो मैं भी चाय पी लूँ। श्रेया ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी चाय की चिंता है, माँ की नहीं। वैसे भी तुम्हें चाय पीने से किसने रोका है? चाय पीकर माँ को बुला लाती, इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में होगी, इस बिल्डिंग से बाहर तो वे जाती ही नहीं। बोलते बोलते लोकेश क्रोधित हो उठा, तुम्हारी माँ है, तुम ही बुला लाओ। मुझे तो तुम माँ बेटे से बहुत डर लगता है, क्या पता किस बात पर भड़क जाओ। पहले हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ और अपने लिए चाय बना लूँगी। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, तुम और तुम्हारी चाय पियो ना, किसने मना किया है? मैं पहले ही परेशान और थका हूँ। लोकेश अपना लैपटॉप एक ओर पटकते हुए बोला, क्यों गुस्सा हो रहे हो? संभाल कर रखो, लैपटॉप है, टूट जाएगा, कंपनी का दिया हुआ है, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। श्रेया रसोई की ओर जाते हुए हंसी, तुम्हें हर समय मजाक सूझता है। लोकेश झुंझला गया, मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ। वैसे मैं एक सुझाव दूँ, तुम लंबी छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? माँ भी परेशान हो जाएगी कि उनका बेटा श्रवण कुमार उनके लिए कितना त्याग कर रहा है। श्रेया चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए बोली, मुझे व्यर्थ का क्रोध मत दिलाओ, तुम क्यों नहीं छोड़ देती अपनी नौकरी? मैं तो तैयार हूँ। तुमने इधर आज्ञा दी और उधर मेरा त्यागपत्र मेरे बॉस की मेज पर। तुम ही कहते हो महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक के वेतन से काम नहीं चलता। सच पूछो तो मैं अपने बच्चों को छात्रावास से घर लाना चाहती हूँ। मन में बहुत अपराध बोध होता है। बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाएंगे और हम तरसते रह जाएंगे। श्रेया बोलते बोलते एकाएक गंभीर हो उठी। अरे हाँ, यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अब तो माँ भी यहाँ है, उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी, बच्चों को उनका मार्गदर्शन मिल जाएगा। लोकेश ने कुछ सोचकर कहा, मैंने सोचा था, पर मुझे लगा कि कहीं माँ जी को बुरा ना लगे कि उनके आते ही बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। पति पत्नी में अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि गोदावरी ने घर में प्रवेश किया। माँ, कहाँ चली गई थी आप? मुझे कितनी चिंता हो जाती है। उन्हें देखते ही लोकेश ने शिकायत की, लो, इसमें चिंता की क्या बात है? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो कहीं गुम हो जाऊँगी? घर से निकलकर जरा पास पड़ोस में घूम आती हूँ तो मेरा भी मन बहल जाता है, उनकी भी सहायता हो जाती है। सच कहूँ, बड़ा संतोष होता है कि यह जीवन किसी के काम आ रहा है। गोदावरी बड़ी संतोष से बोली, पर माँ, संगीता जी तो अब ठीक हो गई है और कितने दिनों तक उनकी तीमारदारी में लगी रहोगी? आज मैं उनके यहाँ थोड़े ही गई थी, आज तो मुझे तीसरे माले वाली अनिका बुला ले गई थी। परसों उसके बेटे का जन्मदिन है। मुझसे अनुनय करने लगी कि मैं उसकी सहायता कर दूं और आपका कोमल दिल पिघल गया। आप तुरंत उनकी सहायता करने को तैयार हो गई। लोकेश व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, हाँ, मेरा तो मन पसीज गया। आजकल की इन लड़कियों को घर का काम काज तो सिखाता कोई नहीं है। गोदावरी लोकेश की बात पर ध्यान दिए बिना बोली, तो आज से ही कल की तैयारी प्रारंभ हो गई। क्या क्या पकाया आज? लोकेश ने प्रश्न किया। बूंदी के लड्डू बनाए आज। वह तो बालूशाही भी बनाने के लिए कह रही थी, पर मैंने कह दिया कि बाकी काम कल करेंगे। अभी मेरा बेटा घर आ गया होगा और मेरे बारे में पूछ रहा होगा। बूंदी के लड्डू इतने अच्छे बने हैं जैसे हलवाई की दुकान से लाए गए हो। गोदावरी ने मानो राज की बात बताई। आपने बनाए हैं तो अच्छे ही बने होंगे। पाक कला में तो आपकी बराबरी बड़े बड़े हलवाई भी नहीं कर सकते। थक गई होंगी आप, लीजिए चाय पी लीजिए। तभी श्रेया चाय ले आई और बोली, तेरी बात भी ठीक है बेटी, चाय पीने का तो बहुत मन हो रहा था। गोदावरी ने चाय पीते हुए कहा, लो, आपकी अनिका बेटी ने चाय भी नहीं पिलाई क्या? लोकेश ने फिर प्रश्न किया। माँ से उपहास करता है रे, उस बेचारी ने तो कई बार पूछा, पर मैंने ही मना कर दिया। वे हंसी,
अच्छा किया माँ, बहुत खराब चाय बनाती है वे। हमने तो इसी डर से उनके यहाँ जाना ही छोड़ दिया। लोकेश हंस दिया। अच्छा सच कह रहा है तू, कैसा जमाना आ गया है। 2 बच्चों की माँ को चाय तक बनानी नहीं आती, घर में खाना कैसे बनाती होंगी। मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा, खाना तो उनकी नौकरानी बनाती है, जो कच्चा पक्का बनाती है उसे खाना पड़ता है। पर वैसे वे बहुत होशियार है। लोकेश नाटकीय स्वर में बोला। अच्छा मैं भी तो सुनूं उनकी होशियारी के किस्से। लो अब भी आपको प्रमाण चाहिए। मेरी प्यारी माँ, आजकल के स्वार्थी समाज में जहाँ कोई किसी को बेमतलब एक गिलास पानी को भी नहीं पूछता, वहाँ वे आपसे जन्मदिन पार्टी के लिए सारे पकवान कितनी होशियारी से बनवा रही है। यह काम होशियारी है क्या। ना चाहते हुए भी लोकेश के स्वर में क्रोध झलक गया। क्या कह रहा है बेटे, ऐसी बात तेरे मन में आई भी कैसे। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो कोई बरगला लेगा। पड़ोसी एक दूसरे के काम आते ही है। तू तो मेरी आदत जानता है, मोहल्ले में किसी को भी कोई आवश्यकता पड़ती थी तो मैं अपना काम छोड़कर उसकी सहायता को दौड़ जाती थी। बदले में मुझे उन सब का जो सहयोग मिला उसे भी तुम भली प्रकार जानते हो। गोदावरी ने अपना पक्ष रखा। सॉरी माँ, मैं यह सब कहकर आपको दुखी नहीं करना चाहता था, पर यहाँ के लोगों की मानसिकता अलग सी है। दूसरों को नीचा दिखाने में ही वे अपनी शान समझते हैं। हर चीज़ को लाभ हानि के तराजू पर तौलते हैं ये लोग। संगीता जी बीमार थी, आप उनकी मदद करना चाहती थी। मैं कुछ नहीं कहा, पर अनीका का व्यवहार मुझे जचा नहीं। लोकेश बोलता रहा और गोदावरी उसे अपलक निहारती रही। क्या बात है लोकेश, तुझे पास पड़ोस में मेरा मेल जोल बढ़ाना शायद अच्छा नहीं लगा। वे पूछ बैठी। नहीं माँ, बस डरता हूँ कि कहीं कुछ अशोभनीय न घट जाए। शायद अकेलापन खल रहा है आपको। मैं आपका पक्ष भी समझता हूँ, बस आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तुझे बुरा लगता है तो आगे से ख्याल रखूंगी। अब यह भी बता दे कि कल अनीका के यहाँ जाऊं या नहीं। क्या पता मेरे जाने से तुम लोगों की नाक नीची हो जाए। गोदावरी का गला भर आ गया। आपको बुरा लगा है तो माफ़ कर दो माँ, पर सच कहूँ, जब कोई मेरी माँ का अनुचित लाभ उठाता है तो मेरा खून खौल जाता है। लोकेश स्वयं पर संयम नहीं रख सका। क्यों, जरा सी बात पर घर सिर पर उठा रखा है। माँ थक गई होंगी, उन्हें तरोताज़ा हो जाने दो। श्रेया ने बीच बचाव किया। फिर जरा सा एकांत पाते ही बोली। क्यों व्यर्थ में बात का बतंगड़ बनाते हो। माँ को अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। माँ नहीं जानती, पर तुम तो अनीका को भली प्रकार जानती हो। लोगों को शीशे में उतार कर अपना काम निकलवाने में तो उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। पर वह मेरी माँ को निशाना बनाए, यह मैं सहन नहीं करूँगा। तुम चिंता मत करो लोकेश, कोई ना कोई राह निकल ही जाएगी। पर इसके लिए हम माँ को दुख तो नहीं पहुँचा सकते ना। लोकेश कसमसार कर रह गया। उसका बस चलता तो वह कुछ अप्रत्याशित कर बैठता, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। इस बहस से गोदावरी भी आहत हुई थी, पर अनीका से वादा कर दिया था, इसलिए उसकी सहायता को चली गई। आज उसकी गतिविधियों पर उनकी पैनी नज़र थी। शीघ्र ही उन्हें आभास हो गया कि लोकेश उनसे अधिक समझदार है। अनीका को केवल उनकी सहायता नहीं चाहिए थी, वह तो सारा काम उन्हीं से करवा रही थी। वह बड़ी होशियारी से उनकी प्रशंसा के पल पुल बांधे जा रही थी, मानो इस तरह उन्हें बरगला लेगी। बालूशाही तो लाजवाब बनी है, दही बड़े और बना दीजिए। आपके हाथों में तो जादू है। बालूशाही बनते ही अनीका ने आगे का कार्यक्रम तैयार कर दिया। अनीका बेटी, थक गई हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ, एक कप चाय तो पिला। गोदावरी हंसी। पिलाऊंगी, चाय भी पिलाऊंगी, पहले काम तो समाप्त हो जाने दीजिए। अनीका का उत्तर सुनकर दंग रह गई गोदावरी। वे उठ खड़ी हुई। अरे जा कहाँ रही हैं आप, काम हो जाने के बाद चाय पीकर चली जाइएगा। थोड़ी देर आराम करके आऊँगी बेटे, बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगा है।
इतने नखरे क्यों दिखा रही है आप? पैसे दूंगी, मैं किसी से मुफ्त में नहीं काम करवाती, अनिका बदतमीजी से बोली। गोदावरी अविश्वास से घूरती रह गई। ना आंखों पर विश्वास हुआ, ना कानों पर। अनिका ने उसके बाद क्या कहा वे सुन नहीं सकी। चुपचाप उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। पर वे अपने फ्लैट तक पहुंच पाती इससे पहले ही संगीता जी मिल गई। मैं तो आपके यहाँ ही गई थी, पर आपके यहाँ ताला पड़ा था। वे उन्हें देखते ही बोली, मेरे पास भी घर की एक चाबी रहती है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। चलिए ना, मैं तो घर ही जा रही थी, गोदावरी बोली। संगीता गोदावरी के साथ चली आई। आइए ना, बैठिए, मैं अभी आई। गोदावरी ने सोफे की ओर इशारा किया तो संगीता जी कहने लगी, मैं बैठने नहीं आई, आपका हिसाब करने आई हूँ। हिसाब? कैसा हिसाब? आपने 4-5 दिनों तक मेरी सेवा की, उसी का हिसाब, उन्होंने 500 का नोट दिखाते हुए कहा। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने पैसों के लिए आपकी सेवा की थी क्या? अरे तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? आजकल के बच्चे ऐसे ही है, कितना भी कमाते हो पर माता पिता पर कुछ भी खर्च करने से कतराते हैं। संगीता नाटकीय स्वर में बोली, मैं क्या समझती नहीं, कोई बिना मतलब किसी से सहायता क्यों करने लगा? 500 रुपये कम है क्या? 100 रुपये और ले लीजिए। बस कीजिए, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ तो आप जो मन में आई कहे जा रही हैं। आप बीमार थी, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, मानवता के कारण आपकी देखभाल कर दी तो आप मुझे अपमानित करने चली आई। गोदावरी क्रोधित होते हुए बोली, लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो आपकी सहायता करना चाह रही थी। अनिका से आपकी सिफारिश मैंने ही की थी। कल आप वहाँ भी लड्डू बनाकर आई थी, अब भी तो वह वहीं से आ रही थी आप। मैं क्या आपको घर घर जाकर काम करने वाली लगती हूँ? शर्म नहीं आती आपको? आप जैसे को खरीदने की हैसियत है मेरी? निकल जाइए यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग मानवता की भाषा भी नहीं समझते। वे अपने स्वभाव के विपरीत चीख उठी। लो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? इस तरह आपा क्यों खो रही हैं आप? संगीता ने गोदावरी के घर से निकलते हुए कहा। उनके जाते ही गोदावरी कटे वृक्ष की भांति कुर्सी पर गिर गई। उठकर चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई, वहीं बैठे बैठे सो गई थी। जब द्वार की घंटी बजी, द्वार खोला तो सामने श्रेया खड़ी थी। अंदर आओ ना, उसे वहीं खड़े देखकर वे बोली। तभी अचानक से बच्चों की खिलखिलाहट का स्वर गूंजा। अरे कौन है श्रेया? आज क्या भास्कर और अदिति को घर ले आई है? हाँ दादी, हम दोनों आ गए हैं, उधम मचाकर आपको सताने के लिए। माँ कह रही थी आपका अकेले मन नहीं लग रहा है। माँ के पीछे खड़े दोनों बच्चे उनके सामने आ खड़े हुए। हाँ रे, मैं तो वापस जाने की सोच रही थी। दादी, आप यहीं रहेंगे तो हम छात्रावास छोड़कर घर में रहने लगेंगे। पहले क्यों नहीं कहा? अपने घर को किराए पर देकर यहीं आ जाती। तो अब आ जाओ ना दादी माँ। दोनों उनके गले लगकर झूल गए। गोदावरी अपनी मन की बात को कहकर अपना मन हल्का करना चाहती थी। उनकी निश्चल हंसी के बीच उनका मन नहीं हुआ कि वे श्रेया को अपने कड़वे अनुभवों के बारे में बताए, पर बताना तो पड़ेगा ही। इतनी बड़ी बात को वे छिपा भी तो नहीं सकते, विशेष रूप से अपने बेटे लुकेश से। शीघ्र ही श्रेया चाय बना लाई और स्वयं वहीं बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। माँ, हमें भी भूख लगी है। भास्कर और अदिति ने दोनों को चाय पीते देख शोर मचाया। धीरज रखो, थक गई हूँ। माँ जी भी सुबह से अकेली बैठी है, चाय तो पीने दो। श्रेया ने दोनों को डांटा। तुम कहकर जाती तो मैं दोनों के लिए गरम नाश्ता बना कर रखती, पर तुमने बताया ही नहीं। ऊपर से तुम दोनों तो कुछ खाते ही नहीं। तला भुना खाने से वजन जो बढ़ जाता है, गोदावरी ने शिकायत की। मुझे भी कहाँ पता था माँ। ऑफिस में अदिति का फ़ोन आया कि स्कूल 3 दिनों के लिए बंद हो रहा है, एनसीसी का कैंप है, तो मैं जाकर ले आई। छात्रावास में रहने से तो अच्छा है 3 दिनों तक घर में रहेंगे हम सबके साथ। आज मैं बनाती हूँ कुछ गर्मा गर्म आप सबके लिए। आप तो दिन भर अनिका की सहायता करके थक गई होंगी।
श्रेया चाय समाप्त होते ही उठ खड़ी हुई। अनिका आंटी की सहायता पर क्यों? उन्हें दादी की सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई? अदिति बोली। पलक का जन्मदिन है, माँ जी उसी के लिए अनिका की सहायता कर रही है, श्रेया ने समझाया। अच्छा, अनिका के बेटे का नाम पलक है? लो भला, मुझे तो यह भी पता नहीं। ना मैंने पूछा न अनिका ने बताया। मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। वह भी क्या तुम दोनों की तरह छात्रावास में ही रहता है? गोदावरी ने प्रश्न किया। रहता तो घर में ही है, पर सुबह शाम ट्यूशन में व्यस्त रहता है, इसीलिए आपसे भेंट नहीं हुई होंगी। सुबह 6 बजे घर से निकलता है तो शाम 6-8 बजे घुसता है, श्रेया ने बताया। यह लो, आजकल के माता पिता अपने ही बच्चों पर कितना अत्याचार करते हैं। हमारे बच्चे तो घंटों अपने मित्रों के साथ खेलते थे, पर आजकल तो पढ़ाई के बोझ तले पीसे जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से जो समय बचता है वह कंप्यूटर और टीवी की भेंट चढ़ जाता है। जीवन बहुत उलझ गया है माँ, श्रेया हंसी। ठीक कहती हो तुम। जीवन केवल उलझा ही नहीं है, बहुत आगे भी निकल गया है। हम जैसे वृद्ध बहुत पीछे छूट गए हैं। गोदावरी का उदास स्वर सुनकर चौंक गई श्रेया। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने पूछा। गोदावरी सब कुछ कहकर मन हल्का करना चाहती थी, पर चुप रह गई। वे जानती थी कि लोकेश को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। अपने बेटे के स्वभाव से वे भली भांति परिचित थी। यह तो अच्छा हुआ कि श्रेया उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना रसोई में व्यस्त हो गई थी और वे अदिति और भास्कर के साथ बातों में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर में श्रेया ने पुकारा तो सब खाने की मेज पर जाकर डट गए। तुम्हारी मम्मी ने तो जरा सी देर में कितना कुछ बना डाला, गोदावरी ने गर्मा गर्म नाश्ते की प्रशंसा करते हुए कहा। क्यों शर्मिंदा करती है माँ जी, अभी तो बस पकौड़े बनाए हैं, बाकी सब तो आते हुए खरीद लाई थी। श्रेया मुस्कुराई, गोदावरी भी मुस्कुरा दी। अदिति और भास्कर के आने से बड़ी रौनक हो गई थी। वे अनिका और संगीता प्रकरण को लगभग भूल ही चली थी कि अचानक द्वार की घंटी बजी। श्रेया ने द्वार खोला तो सामने अनिका और उसके पति सुहास खड़े थे। आइए, आज तो सूरज अवश्य ही पश्चिम से निकला होगा, श्रेया ने उनका स्वागत करते हुए कहा। आओ बैठो, श्रेया मुस्कुराई। बैठने का समय भला किसके पास है? हम तो तुम सबको आमंत्रित करने आए हैं। कल पलक का जन्मदिन है ना, तुम सब आना, माँ जी को भी लेकर आना, सुहास ने आग्रह किया। माँ जी तो यूँ भी आएगी मेरा हाथ बटाने। आएंगी ना आंटी? अनिका बड़ी अदा से बोली। नहीं बेटी, मैं नहीं आ सकूंगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ओह, मैं तो आपके भरोसे बैठी थी, हो सके तो कल थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आ जाइएगा। कैसी बातें कर रही हो अनिका, माँ ने कह दिया ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर क्यों जोर डाल रही हो? श्रेया ने नाराजगी दिखाई। चलो ठीक है, मैं किसी प्रकार काम चला लूँगी। अरे वाह, आज तो अदिति और भास्कर भी आए हुए हैं, तुम दोनों को देखकर पलक भी बहुत खुश होगा। अनिका ने बात पलटते हुए कहा। क्या हुआ माँ, अनिका ने कुछ कहा था क्या? श्रेया ने थोड़ा सा एकांत पाते ही पूछ लिया। बहुत बदतमीजी से पेश आई थी मुझसे, आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की। गोदावरी की आंखें भर आई। उन्होंने श्रेया को पूरा प्रकरण कह सुनाया। मैं तो आज आपको देखते ही समझ गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है, पर आप चिंता मत करिए, मैं भी उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वह याद रखेगी। आप लोकेश से कुछ मत कहिएगा, वरना वे व्यर्थ ही भड़क उठेंगे। अगले दिन नाश्ता करने के बाद श्रेया अनिका के घर जा पहुंची। द्वार खोलते ही उसे देखकर चौंक गई थी अनिका। माँ जी की तो तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोचा मैं ही तुम्हारी सहायता कर दूं। श्रेया सोफे पर पसरते हुए लापरवाही से बोली। क्या कह रही हो तुम, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? अनिका चौंक कर बोली। आज छुट्टी ले ली है मैंने, पड़ोसियों के लिए इतना त्याग तो करना ही पड़ता है। सोचा पहले तुम्हारा हाथ बटा दूं, उसके बाद हम सबको घूमने जाने का कार्यक्रम है। चलो बताओ क्या करना है, मेरे पास अधिक समय नहीं है, श्रेया बोली।
काम तो बहुत सारा है। दही बड़े बनाने हैं, खट्टी मीठी दोनों तरह की चटनी बनानी है, कचौड़ी बनाने की तैयारी भी करनी है। तुम्हें आता है ये सब? थोड़ा जल्दी थक जाती हूँ, पहले ही कह देती हूँ। माँ जी की तरह कुशल नहीं हूँ मैं। वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। कैसे बातें कर रही हो? पड़ोसी धर्म भी कोई चीज़ होती है। पर पहले थोड़ी चाय तो बनाओ। क्या है ना, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती नहीं है। श्रेया बेबाकी से हंस दी। अभी बना देती हूँ। हम दोनों ने भी चाय कहाँ पी है। पलक को ट्यूशन के लिए भेजकर अभी जरा सा समय मिला है। अभी तक ममता भी नहीं आई है। हर रोज़ तो 7 बजे तक आ जाती थी। अनिका चाय बनाने की तैयारी करते हुए बोली, इन काम वालियों के संबंध में तो कुछ न कहना ही अच्छा है। इन्हें कुछ भी दो, पर इनका मुंह तो कभी सीधा होता ही नहीं। अनिका अब भी केवल अपनी काम वाली ममता को कोस रही थी। तो काम शुरू करें? चाय के कप उठाते हुए अनिका बोल बैठी। अवश्य, पर यह तो बताओ कि तुम मुझे दोगी क्या? श्रेया पूछी तो कुछ देर के लिए तो मानो कच्छ की हवा थम सी गई और श्रेया का प्रश्न दीवारों से टकरा कर लौट आया। क्या कह रही हो तुम? ऐसी बात भला तुम सोच भी कैसे सकती हो? कमाल है, आज तुम्हें यह बात बड़ी विचित्र लग रही है, पर कल तो तुमने यही बात मेरी माँ जी से कही थी। तुम तो किसी से बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाती ही नहीं हो, है ना? श्रेया ने व्यंग किया। वह तो मैंने यूं ही कह दिया था, मुझे लगा माँ जी खुश हो जाएगी। अनिका ना चाहते हुए भी बोलते समय हकला गई। मुझे भी खुश कर दो ना। क्या है ना, घर में खाने को नहीं है, तुम कुछ दे दोगी तो काम चल जाएगा। श्रेया अब भी क्रोध में थी। तुम तो व्यर्थ का बात का बतंगड़ बना रही हो। तुम इन वृद्धों की मानसिकता को समझती नहीं हो। यह कोई भी कार्य कुछ पाने की आशा से ही करते हैं। अनिका अपनी ही बात पर अड़ी थी। तुम्हारे विचार जानकर प्रसन्नता हुई, पर इन्हें अपने पास ही रखो। माँ जी को बहुत बुरा लगा है, यह तो तुम समझ ही गई होगी। मैं तो तुम्हें केवल यह बताने आई थी। आगे चलकर अगर तुमने उन्हें अपमानित करने का प्रयत्न किया तो पता नहीं लोकेश क्या कर बैठे। अभी तो हमने यह बात उनसे छिपा कर रखी है। तीखे स्वर में बोलकर श्रेया बाहर निकल गई। अनिका सामने रखी ठंडी होती चाय को देखती रही। स्वयं ही चाय बनवाई और छोड़कर चली गई। तुमने तो अपनी चाय पी लो, सुहास बोला। वह मुझे इतना कुछ सुनाकर चली गई और तुम चुप बैठे देखते रहे। अनिका सुहास पर ही बरस पड़ी। तुम क्या चाहती थी? मैं भाल तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ता, पर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। ऐसा मजा चखाऊंगी कि श्रेया याद रखेगी। होश में बात करो अनिका, स्वीकार कर लो कि भूल तुम्हारी थी। तुमने गोदावरी आंटी का अपमान किया है। जाकर क्षमा मांग लो और बात को यहीं समाप्त कर दो। तुम नहीं जाना चाहती तो मुझसे कहो, मैं क्षमा मांग लूँगा। वे बड़ी है, हमारी माँ की आयु की है। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। सोचता हूँ तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि तुमने उनसे ऐसा व्यवहार किया। तुम्हें शायद पता नहीं कि वे लोकेश के पिता रंगपुर के जाने माने चिकित्सक थे। कुछ देर के लिए अनिका चित्र लिखित सी बैठी रही। बात इतनी बढ़ जाएगी यह तो उसने सोचा ही नहीं था, पर अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अदिति और भास्कर पलक की जन्मदिन पार्टी में नहीं आए तो पलक को कितना बुरा लगेगा। सोचते हुए अनिका चुपचाप श्रेया के घर की तरफ चल पड़ी। श्रेया ने द्वार खोला तो सामने अनिका के खड़े देखकर हैरान रह गई। माँ जी, कहाँ हैं आप? श्रेया बता रही थी कि आप नाराज हैं। अनिका उनके पास बैठते हुए बोली, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था, ना ही मैं आपको दुख पहुंचाना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे वह सब मेरे मुंह से निकल गया। मुझसे भारी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अरे बैठो, मैंने किसी बात का बुरा नहीं माना। समय बहुत बदल गया है। अब ना किसी के पास दूसरों के लिए समय है और ना ही प्रेम या आदर। ऐसे में क्या बुरा मानना? गोदावरी हर शब्द पर जोर देकर बोली। वे अपनी बात पूरी कर पाती कि उस एम से पहले ही संगीता जी के बेटे अनुराग में प्रवेश किया। वह बदहवास हो रहा था। क्या हुआ अनुराग? श्रेया उसकी
हड़बड़ाहट देखकर बोली, माँ स्नान घर में फिसल कर गिर गई, शायद हड्डी टूट गई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। माँ ने गोदावरी आंटी को फौरन आने को कहा है, कह रही थी कि भूल चूक माफ़ करके तुरंत आ जाए। वह बोला, कैसी भूल चूक? श्रेया ने प्रश्न किया। मुझे क्या पता, यह तो माँ ही बता सकती है। अनुराग ने कंधे उचकाकर अपनी व्यवस्था प्रकट की तो श्रेया ने प्रश्नवाचक सदा में गोदावरी पर दृष्टि डाली। वह सब बाद में चलकर संगीता जी को देखते हैं। गोदावरी अनुराग के साथ चल दी। सभी लपक कर संगीता जी के फ्लैट में पहुंचे। देखो ना गोदावरी, यह क्या हो गया? संगीता गोदावरी को देखते ही बोली, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। संगीता ने कसकर गोदावरी के हाथ पकड़ लिए। तब तक एम्बुलेंस आ गई थी। संगीता को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। संगीता के पैर की हड्डी न केवल टूटी गई थी बल्कि अपने स्थान से खिसक भी गई थी। तुरंत उनका ऑपरेशन किया गया। पूरे समय सगी बहन से भी बढ़कर गोदावरी ने संगीता की सेवा की। 3 माह के बाद संगीता ने बैसाखी के सहारे चलना प्रारंभ किया। उसके बाद सब चीज़ कायाकल्प ही हो गया। अब केवल गोदावरी ही नहीं, सब एक दूसरे के इस तरह काम आते हैं मानो एक ही परिवार के सदस्य हो। गोदावरी का मन भी लोकेश और श्रेया के पास रम सा गया है। अदिति और भास्कर छात्रावास से घर जो आ गए हैं। संगीता जी ने किस भूल चूक की माफ़ी मांगी थी? श्रेया ने यह कई बार पूछने का यत्न किया, पर हर बार गोदावरी ने मुस्कुराकर टाल दिया। जाने भी दे श्रेया, जब कोई माफ़ी मांग ले तो माफ़ करने में ही समझदारी है कि नहीं? ठीक है, श्रेया बोली, पर उसके मन में माँ जी की महानता के लिए सम्मान और बढ़ गया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।